हेलो दोस्तों। आज मैं एक बहुत अमेजिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है कलिंग। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हमारे सेक्रेड स्क्रिप्चर्स और एक क्रिएचर की कहानी है जिसे सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सीन में कुछ सेक्रेड स्क्रिप्चर्स के बुक्स जैसे कि वेद उपनिषद को दिखाया जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भगवान श्री नरसिंह बिल्कुल ही बेकाबू हो चुके थे और उनको काबू में लाने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण महादेव के पास जाते हैं। भगवान शिव अपने काल भैरव अवतार को उनके पास भेजते हैं ताकि उनको रोक सके, लेकिन इसका कुछ फल नहीं मिलता है। इसके बाद भगवान श्री शिव शराबा रूप धारण करते हैं, अर्थात उनका आधा शरीर शेर का और आधा शरीर एक पक्षी का होता है, जिसे देखकर नरसिंह भगवान बिल्कुल ही गुस्सा हो जाते हैं और वो गंदा बेरुंदा रूप धारण करते हैं। दोनों के बीच 18 दिन तक लड़ाई चलती है, जिसे देखकर तीनों लोग कांप जाते हैं। तभी माँ प्रतिंगागिरा माता उधर प्रकट होते हैं और प्रतिंगागिरा माता उनका युद्ध रुकवा देते हैं और भगवान श्री नरसिंह को शांत भी कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माता होती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें मूवी में 1922 का साल दिखाया जाता है। यहाँ पर एक राज्य कलिंगा को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक रुद्र और मल्ली नाम के कपल होते हैं। जो रुद्र होता है वो उसका पति होता है और मल्ली जो उसकी पत्नी होती है उसको काफी कम सुनाई देती है। यहाँ पर अचानक से मल्ली को कोई आवाज आती है जिसके लिए वो जंगल में भाग जाती है। रुद्र काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि मल्ली बहुत ऊंचा सुनती थी और रुद्र को ऐसा कुछ आवाज नहीं आया था। इसे सोचते हुए रुद्र मल्ली के पीछे जाता है और वो जो देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो देखता है कि मल्ली एक कोने में बैठ के अपना ही हाथ काट के खा रही होती है। अभी ये देखकर रुद्र वहां से भाग जाता है। उसके बाद हमें साइकिल में जाते हुए दूसरे एक आदमी को दिखाया जाता है जिसको वही सेम आवाज आई हुई होती है और वो सामने एक पेड़ के पास जाके अपना सर पीट के उधर ही मर जाता है। उसके बाद हमें एक नाई का सीन दिखाया जाता है। एक नाई एक आदमी का बाल काट रहा होता है। तभी वो उस तरह ढूंढता है लेकिन उसे अपना उस तरह कहीं पे भी नहीं मिलता है। तभी सामने एक छोटी सी लड़की उसे उस तरह से अपना कान काट के उधर खा जाती है। राज्य के लोग इस सब से डर के अगले दिन अपने राजा के पास जाते हैं और उनको इन सब के बारे में बताता है। ये सुन के राजा भी काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है और वो बोलता है कि मैं इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाल ही लूंगा। इसके बाद वो राजा अपनी बूढ़ी दादी के पास जाता है और बूढ़ी दादी को ये सब के बारे में बताता है। यहाँ पर बूढ़ी दादी उसके कान में कुछ बोलती है और उसको एक संदूक की तरफ इशारा करती है। वहां पर संदूक के अंदर उसे एक बक्सा मिलता है और राजा उस बक्से को लेके जंगल की तरफ प्रस्थान करता है। राजा को यहाँ पर अपने परिवार की नहीं बल्कि गांव वालों की चिंता थी, इसीलिए वो जंगल में निकला था ताकि गांव में चल रहे इस कर्ज को वो खत्म कर पाए एक हथियार के द्वारा। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि राजा के दो बेटे होते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर हम कुछ लोगों को एक शव को लेकर जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो लोग एक पेड़ से बना हुआ या फिर एक लकड़ी से बना हुआ सीमा को भी देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी बूढ़ा आदमी को पूछता है कि हम ये सब क्यों करते हैं। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये यहाँ का रिचुअल है। इसका मतलब अगर कोई इंसान यहाँ पर मर जाता है तो उसके शव को हमें नेचर को देना होता है और उधर वो जाके कुछ रिचुअल्स भी करते हैं। उसके बाद बूढ़ा आदमी बोलता है कि कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, अगर कोई देखेगा तो वो भी मारा जाएगा। अभी हम देखते हैं कि उस शव को एक अजीब सा क्रिएचर उठा के ले जाता है। इसका मतलब शायद वो डेड बॉडी को इसीलिए छोड़ते थे ताकि वो डीमन उनको बख्श दे और उस डेड बॉडी को ले जाए। यहाँ से अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इस मूवी का मेन लीड जो कि है लिंगम। उसके बाद हमें पटेल और उसका छोटा भाई बाली को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरे आदमी है। वो औरतों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। वहाँ पर एक गरीब आदमी उनके पास अपना जमीन मांगने के लिए आया हुआ होता है। यहाँ पर पटेल उसे उस जमीन देने को मना कर देता है। वो आदमी बहुत गिड़गिड़ाता है पर बाली यहाँ पर एक तलवार लेके उस आदमी को मार देता है और पटेल यहाँ पर बोलता है कि इस आदमी को लेके वो विलेज का जो बॉर्डर है उसके पार छोड़ के आ जाओ। यहाँ पर फिर से सीन चेंज होता है।
पर गांव के अंदर एक जमाई अपने ससुराल से अपने घर वापस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। यहाँ पर उसके ससुर जी बोलते हैं कि आज का दिन तुम रुक जाओ, आज शाम को एक फंक्शन होने वाला है और ये रिचुअल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल ये रिचुअल इसीलिए होता है ताकि गांव से एविल एनर्जीज दूर रहे। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगा अपनी एक दोस्त के साथ बात कर रहा होता है। उसके दोस्त के पिताजी लिंगा को अपने बेटे की तरह मानते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि लिंगा का इस दुनिया में कोई नहीं होता है। यहाँ पर लिंगा गांव की एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और उस लड़की का नाम पड्डू होता है। पड्डू दरअसल इस रास्ते से पानी लाने के लिए रोज आती है, पर आज लिंगा डिसाइड करता है कि उसे वो अपने दिल की बात बता देगा। लेकिन जब पड्डू आती है तो वो लिंगा में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और उधर से चली जाती है। यहाँ पर रात को लिंगा को एक सपना आता है जिसके अंदर वो एक सैटेनिक सिंबल, एक माता की मूर्ति, तलवार, अपनी बचपन की फोटो और एक डीमन को देखता है जिसे देख के वो डर के काफी ज्यादा उठ जाता है। ये सपना लिंगा को अक्सर आता था, इसका मतलब उसे नहीं पता था, बट इसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाया करता था। दूसरी सीन में हमें एक प्रेग्नेंट औरत को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी चीनू के साथ कहीं जा रही होती है और जंगल को देख के तभी उसकी बेटी चीनू आगे निकल जाती है। तो वो प्रेग्नेंट औरत चीनू को ढूंढते हुए उस विलेज के बॉर्डर को पार करने ही वाली होती है। तभी एक बाबा आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बोलती है कि मैं अपनी बेटी को ढूंढने जा रही हूँ। यहाँ पर बाबा बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता ये गांव का सीमा है और इसे कोई नहीं लांघ सकता। लेकिन वो प्रेग्नेंट औरत बोलती है कि मैं अपनी बेटी को लेकर जल्दी निकल जाऊंगी, इसीलिए वो बाबा उसे जाने देते हैं और वो प्रेग्नेंट औरत वो गांव का सीमा लांघ देती है। बट बाबा देखते हैं कि जो चिन्नू होती है वो तो सीमा लांघी ही नहीं थी, वो तो बॉर्डर के इस पार थी। बट हमें दिखाया जाता है कि जो प्रेग्नेंट औरत वो सीमा लांघ के गई हुई होती है उसका काफी बुरी तरह से हत्या हो चुका होता है। इसके बाद वो क्रिएचर उस डेड बॉडी को लेके उधर से चला जाता है। यहाँ पर फिर से सीन चेंज होता है। यहाँ पर हम बाली को कहीं जाते हुए देखते हैं और उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी और उसकी पोती दिखती है। यहाँ पर बाली अपने आदमियों को उस लड़की को उठाने के लिए बोलता है, लेकिन वहां पर पड्डू आ जाती है और उसको डराती है। यहाँ पर बाली उस लड़की को उधर ही छोड़ के भाग जाता है। बट इन सब में बाली का ईगो काफी ज्यादा हर्ट हो गया था, इसीलिए वो रात को पड्डू के पास आती है और उसे उठा के उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन वहां पर लिंगा पहुंच जाता है और बाली के आदमी को बहुत ज्यादा धोता है और यहाँ से पड्डू और लिंगा का लव स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें एक साध्वी तांत्रिक को दिखाया जाता है जिसके पास एक पॉजेस्ड लड़की आती है और उसे वो ठीक कर देती है। फिर से सीन चेंज होता है, हमें लिंगा के दोस्त मूर्ति को दिखाया जाता है जिसके पास बाली आता है और वो उसे बताता है कि जब कभी उसे लिंगा दिखेगा तो वो उसको बेरहमी से मार देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो लिंगा होता है वो पड्डू के साथ उसके फादर के पास जा रहा होता है ताकि दोनों का रिश्ता पक्का कर सके। लेकिन पड्डू के फादर इसके लिए नहीं मानते हैं क्योंकि जो लिंगा होता है वो एक बहुत ज़्यादा शराबी आदमी होता है और कुछ कामकाज नहीं करता है। बट लिंगा उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो कामकाज भी करेगा और शराब पीना भी छोड़ देगा। लेकिन पड्डू के फादर बोलते हैं कि मैं उसको बेटी दूंगा जिसके पास जमीन भी होगी। यहाँ पर लिंगा बोलता है हमारे पास भी 2 एकड़ जमीन है। लेकिन पड्डू के फादर बोलते हैं वो तो पटेल के पास गिरवी रखी हुई है। लेकिन लिंगा बोलता है कि कल जाके मैं उनके पास से वो जमीन ले आऊंगा। अगले दिन लिंगा पटेल के पास जाता है और अपने 2 एकड़ जमीन को मांगने लगता है। पटेल पटेल ये देने के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि ये जो कहानी है वो तो 53 साल पुरानी है जहाँ पर तुम्हारे दादा ने ये जमीन इधर गिरवी रखी थी। लेकिन लिंगा बोलता है कि हम अभी भी इसका इंटरेस्ट पे करते हैं। तो यहाँ पर पटेल बोलता है कि तुम्हें 10 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ताकि तुम इस जमीन को यहाँ से छुड़वा सको। लेकिन लिंगा बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर फादर और मैं खुद भी इसका इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ये जमीन ले सकता हूँ। इसके बाद पटेल को सोचता है और बोलता है कि मैं तुम्हें 2 एकड़ के बदले 4 एकड़ जमीन दूंगा। इसके बाद वो साइन करता है और लिंगा को भी साइन करने के लिए बोलता है। फिर लिंगा वो पेपर्स लेके बहुत खुशी से चला जाता है वापस। लिंगा के जाने के बाद यहाँ पर बाली पटेल से लड़ने लगता है, लेकिन पटेल बोलता है कि मैंने जो जमीन उसे दिया है वो श्रापित है, वहां पर वो जाएगा तब भी मारा ही जाएगा और उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। जिस बात पर बाली और पटेल जोर जोर से हंसने लगते हैं।
यहाँ पर एक आदमी को हमें उसी श्रापित जमीन पे दिखाया जाता है जिसको वो क्रिएचर देख लेता है और उसका गला काट के उसको मार के खाने लगता है। यहाँ पर फिर से सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर छोटा लिंगा और उसके दादाजी को दिखाया जाता है। दोनों बात करते हुए वो श्रापित जमीन से जा रहे होते हैं। तभी उसके दादा बताते हैं कि यहाँ पर एक राजा था जो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल था और उसके चलते बहुत सारे राज्य खत्म हो चुके थे। लेकिन ये जो कलिंगा एम्पायर है, इसमें एक खजाना है जिसको इस जंगल के अंदर दफनाया गया है, बट उसको कोई ले नहीं सकता है। और इस बात के दौरान उसके दादाजी अचानक से गायब हो जाते हैं और कोई उनके दादाजी को मार देता है। फिर से सीन यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाती है। ये सब लिंगा सपने में देख रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में लिंगा का शादी पड्डू के साथ हो जाता है। शादी के बाद लिंगा सोचता है कि जो पटेल इतना कंजूस आदमी है वो मुझे 2 एकड़ के बदले 4 एकड़ क्यों दिया, कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसे देखने जाने के लिए वो अपने दोस्त मूर्ति को बोलता है। इसके बाद दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिंगा की बीवी पड्डू मंदिर से आ रही होती है। तभी उसे वो साध्वी औरत मिलती है और वो औरत उसे बोलती है कि तुम्हारे पति के सर पे मौत मंडरा रहा है। यहाँ पर लिंगा पड्डू को रात में बताता है कि मैं उस जमीन को देखने के लिए, उसका मुआवजा करने के लिए जाने वाला हूँ। उसे पड्डू रोकती है, लेकिन लिंगा उसे बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सेफली जाके वापस भी आ जाऊंगा। अगले दिन लिंगा और मूर्ति उस जमीन की तरफ जाते हैं और वो उस गांव का सीमा भी लांघ लेते हैं। उसके बाद जब वो श्रापित जमीन के अंदर घुसते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा नर कंकाल दिखने को मिलता है और लिंगा का भी उधर 2-3 दिन रुकने का प्लान होता है। यहाँ पर पड्डू को लिंगा का बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। फिर दोबारा से सीन हमें बाली पे दिखाया जाता है। बाली यहाँ पर काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था क्योंकि अब तक उसे लिंगा की मरने की खबर नहीं आई होती है, क्योंकि वहाँ जो भी गया हुआ होता है तुरंत उसकी मौत हो जाती है। लेकिन लिंगा को जाते हुए बहुत टाइम हो चुका था, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं होता है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंगा पड्डू को इमेजिन कर रहा होता है। उसे लगता है कि पड्डू उधर आई है उसे लेने के लिए और पड्डू की आवाज भी उसे जंगल के अंदर से आ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह जब होता है मूर्ति सो के उठता है तो वो देखता है कि लिंगा उधर नहीं है। वो ढूंढते ढूंढते जंगल के पास जाता है तो उधर उसे लिंगा मिल जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिस दिन उनके दादाजी उसको वो स्टोरी सुना रहे होते हैं, उनके हाथ में एक संदूक था और उसके दादाजी बताते हैं कि इस संदूक में तुम्हारे हर सवाल का आंसर है। इसका मतलब वो संदूक ही उनका जवाब था। और असल में जो लिंगा होता है वो जमीन नापने नहीं, वो संदूक ढूंढने के लिए आया हुआ होता है जो कि उस दिन उस जंगल में खो गया था और फॉर्चुनेटली उसे वो संदूक मिल भी जाता है। जब लिंगा वो संदूक खोलता है उसके अंदर उसे एक किताब मिलती है जिसके अंदर एक चाबी भी होता है। किताब में लिखा गया था कि बहुत साल पहले एक राजा होता है जिसका नाम होता है मंचीराजू। वो काफी ज्यादा ब्रूटल होता है, वो अपने प्रजा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, उसे तो बस किंगडम्स जीतने होते हैं। और उस राजा का नजर कलिंग साम्राज्य के ऊपर गिरता है। वो कलिंग को हासिल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के जो राजा होते हैं राणा सिंह, उनके साथ उसका धुआंधार युद्ध होता है और वो कभी उनका हरा नहीं पाता है। के बाद उसका सिंहासन उसके बेटे बेलुडू को मिलता है। यहाँ पर बेलुडू अपने पिता का सपना पूरा करते हुए कलिंगा पे हमला करता है, लेकिन फिर भी वो कलिंगा को जीत नहीं पाता है। इसीलिए वो काली शक्तियों का मदद लेता है और वो धारका नामक एक डीमन को बुलाता है जो कि असुर दक्षी को बनाता है और उसके मदद से वो कलिंगा जीत जाता है। कलिंगा जीतने के बाद वहाँ के सारे धन रत्न और बाकी सब, जैसे कि उधर की जो भगवान है माता का प्रतिमा भी उधर से चुरा लेता है और वो भगवान कोई और नहीं, शुरुआत की प्रत्यंगिरा माता ही थी। यहाँ पर माता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो दक्षी का काला जादू उस पे ही पलट देती है। इसका मतलब उस राज्य पर एक बहुत बड़ा महामारी फैल जाता है जिसके अंदर लोग खुद को ही खा रहे थे, जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। यहाँ पर जो असुर दक्षी था वो भी यहाँ के प्रजा को मार के खाने लगा था। इसको बेलुडू और धारका भी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। यहाँ पर बेलुडू की पत्नी शकुंतला एक महर्षि के पास जाती है और महर्षि बताते हैं कि माता बहुत ज्यादा क्रोधित है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर माता का मूर्ति स्थापन करना पड़ेगा और उनकी पूजा करनी पड़ेगी, वो भी पूरी रीति
रिवाज के साथ। उसके साथ साथ उससे पहले उनको माता की प्रतिमा और जितने भी धन जेवरात है उनको लेके वो पाताल गंगा नामक एक स्थान पे रखना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ उनको एक इंसान बलि भी देना पड़ेगा जो कि उसी राज परिवार से होना चाहिए। इसका मतलब राजा का जो वंशज है उसको ही उस प्रतिमा को गुफा के अंदर लेके स्थापन करना है और उसके साथ ही साथ अपने खुद का बलिदान देना है। यहाँ बस स्टार्टिंग सीन में हम जो बूढ़ी औरत और राजा को देखे थे वो बूढ़ी औरत शायद शकुंतला हो सकती है जो कि अपने ही किसी वंशज को ये करने के लिए बोली होगी और उन्होंने ही उस देवी को स्थापना करके अपना बलिदान दिया होगा। तो राजा ने अपने खुद का बलिदान देके इस श्राप को रोक दिया। इसके बाद वो गांव में जो इंसान खाने का परंपरा था वो बंद हो गया और महर्षि ये भी बोले हुए होते हैं कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा लेकिन ये फिर से स्टार्ट होगा, वो भी फुल मून वाले दिन, और फिर से दक्षी आएगा और इस राज्य पे अपना कहर मचाएगा। ये सब बात जो लिंगा होता है वो अपने दोस्तों को बताता है क्योंकि लिंगा भी कहीं ना कहीं इस सब से कनेक्टेड होता है। उसको जो सपने आते हैं वो इसी का ही इंडिकेशन है कि वो राजा का वंशज है। ये सब चीज वो अपने दोस्तों को बताता है। यहाँ पर मूर्ति और लिंगा उस गुफा के बीच पहुंच जाते हैं। उधर वो बहुत सारे खजाने देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। यहाँ पर वाली भी आ चुका था उनको ढूंढते हुए और वो बोलता है कि मैंने सुना था यहाँ पर जो आता है वो तुरंत मर जाता है पर तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है लेकिन उनको तब वहां पर एक बहुत भयानक आवाज आती है। उधर असुर दक्षी आ चुका होता है और वो बाली के आदमियों को और बालियों को काफी दर्दनाक तरीके से मार के उनको खा जाता है। यहाँ पर लिंगा को एक तलवार दिखती है जो कि काफी ज्यादा पुराना है और उसके सपने में भी वो तलवार आया करता था। असल में मूवी के स्टार्टिंग सीन में भी जब राजा अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे थे तभी एक अस्त्र का जिक्र हुआ था। असल में ये वही तलवार है। यहाँ पर मूर्ति उस असुर का ध्यान भटकाता है और यहाँ पर लिंगा उस तलवार से उस दक्षी के ऊपर प्रहार करता है जिससे वह दक्षी समाप्त हो जाता है। फिर से यहाँ पर सीन चेंज होता है। खजाने के चलते यहाँ पर लिंगा बहुत ज्यादा अमीर हो चुका था और वो उस गांव को छोड़ के जा रहा था। यहाँ पर हमें एक और शॉकिंग चीज दिखाया जाता है। जब लिंगा उस जंगल के अंदर जाने वाला होता है तभी उसकी बीवी उसके हाथ में एक काला तावीज बांध देती है जो कि उसी साध्वी ने दिया हुआ होता है। शायद उसके चलते ही वो जो राक्षस था वो लिंगा के ऊपर अटैक नहीं किया था या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो कवच था इसके चलते माता रानी का आशीर्वाद लिंगा के ऊपर था ताकि वो उस डीमन को हरा सके। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें फुल मून का नाइट दिखाया जाता है और यहाँ पर असुर दक्षी फिर से आ चुका था और इस बार वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।